गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लिविंग वर्ड चैप्टर है उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपने कुछ पॉइंटर्स बोर्ड पे देख रहे होंगे। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लिविंग, दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, थर्ड पॉइंट बायनोमियल नोमेनक्लेचर, फोर्थ पॉइंट बायोलॉजिकल हायरार्की। ये चारों पॉइंट्स हम वन बाय वन इसको पूरे चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम व्हाट इज़ लिविंग का पॉइंट नंबर ग्रोथ 1 और 2, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये दो ही पॉइंट्स को देखेंगे। और बाकी के पॉइंट्स मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड, इमरजेंस, ये पॉइंट्स हम फर्दर आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज हम ये दो करेंगे रिसर्च। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रोथ और इसके बारे में। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फीचर्स, यहाँ पे मैंने फीचर्स लिखा हुआ है। तो होते एक फीचर्स होते हैं, एक होता है फीचर्स और एक होता है डिफाइनिंग फीचर, एक होता है डिफाइनिंग फीचर, एक होता है फीचर और एक होता है डिफाइनिंग फीचर। अब देखो फीचर किसे कहते हैं? फीचर कहते हैं कैरेक्टर्स। फीचर किसे कहते हैं? कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर्स का मतलब ये कोई भी बेसिस पे हम कैरेक्टर्स कह सकते हैं। जैसे कि ये पेन ले लिया हमने, ये पेन है। अब इस पेन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? ये ब्लैक इंक का है, इसकी कैप है, इसमें इंक रिफ़िल होता है, रिफिलेबल है ये, ठीक है। ये इसके कैरेक्टर्स हो सकते हैं नॉर्मल। और डिफाइनिंग फीचर्स क्या हो सकते हैं? डिफाइनिंग फीचर तो उसी प्रकार से लिविंग के भी फीचर्स हैं। जैसे कि ये सारे फीचर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, 6 के 6 फीचर्स, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इन पॉइंट्स में लिखे हैं मैंने, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनसे सब पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनमें से जो कुछ फीचर्स होंगे जो वो आपको नॉन लिविंग के अंदर भी मिल जाएंगे। इसीलिए डिफाइनिंग फीचर और फीचर के अंदर डिफरेंस हमें पता होना ज़रूरी है। इसमें क्या है, डिफाइनिंग फीचर वो होगा जो प्रेजेंट होगा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग, सारे के सारे लिविंग में प्रेजेंट होना चाहिए। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग, सारे के सारे लिविंग में प्रेजेंट होना चाहिए। और दूसरा एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग, एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग, सारे के सारे नॉन लिविंग के अंदर ये एब्सेंट होना चाहिए। तो वही डिफाइनिंग फीचर हम मानेंगे लिविंग का। मतलब लिविंग वही चीज़ है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलनी चाहिए आपको। ऐसा ना हो कि किसी लिविंग में मिल रही किसी में नहीं मिल रही, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी लिविंग में मिलनी चाहिए। और दूसरा ये कि एब्सेंट होनी चाहिए हर एक नॉन लिविंग में, ये ना हो कि नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट हो। तो जैसे कि ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनमें से कुछ जो हैं लिविंग में भी प्रेजेंट हैं, हो सकता है कुछ लिविंग में प्रेजेंट है, कुछ लिविंग में ना भी हो, ऐसा भी होगा इनमें। और इनमें से कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो क्या कहते हैं नॉन लिविंग के अंदर भी प्रेजेंट हैं। इसीलिए ये चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी है। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर ग्रोथ से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक में एक साइंटिस्ट का नाम है, अभी ग्रोथ शुरू करते हैं। आपकी बुक में एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम है अर्नस्ट मेयर साइंटिस्ट का नाम है। इसमें नीट में क्वेश्चन भी बना हुआ है PYQ। इनको कहा गया है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्हें कहा गया डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी क्योंकि इन्होंने जो डार्विन के काम थे, डार्विन ने काम इवोल्यूशन के ऊपर किया था, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमिना दिया था, उसी को इनको डिटेल में आगे फर्दर इन्होंने बढ़ाया था। इसीलिए इनको कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। दूसरा इन्होंने दिया था नोन फॉर गिविंग रिसेंटली accepted definition of
recently accepted definition of biological species और biological species की जो हम आज के समय में डेफिनेशन पढ़ते हैं उसका क्रेडिट भी यूनिक हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए अर्नस्ट मेयर के बारे में कि उन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी और उनको जाना जाता है बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की डेफिनेशन देने के लिए। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ हम इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं ग्रोथ के बारे में। ये क्या है? ये फीचर है किसका? लिविंग का। ग्रोथ को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। पहला फीचर ग्रोथ। अब ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है आपकी बॉडी का जो मास है उसमें इंक्रीज़ हो जाना। बॉडी के मास में इंक्रीज़ होने को बॉडी के वेट से कंफ्यूज मत करना। पहले बॉडी मास समझते हैं। बॉडी मास मतलब ये हुआ कि जैसे मैं छोटा बच्चा था, जैसे कि मैं जब बॉर्न हुआ था, बॉर्न बेबी का साइज़ कितना होता है, कितने केजी का होता है? वो होता है 2 से 4 केजी तक का हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वो बड़ा हुआ और एक एडोलसेंस एज में आया। एडोलसेंस एज में आया जो आपकी एज है, एडोलसेंस एज में आया। उसके बाद वो एडल्ट आ गया, आपके फादर की एज में आ गया। अब देखो इसका वेट यहाँ पे 2 से 4 केजी तक था। एडल्ट में होते ही इसका वेट 50 या 60 केजी तक हो जाएगा, इतना वेट हो जाएगा। और इसका साइज़ पहले मान लो इतना साइज़ था और अब यहाँ पे इसका साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा एडल्ट में। ठीक है, ऐसा साइज़ हो जाएगा। तो ऐसा क्या होगा कि आपके जो फादर है इतने बड़े होने के बाद, एक हाइट अटेन करने के बाद उनकी बोन का साइज़, उनकी मसल्स का साइज़, सबका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। उनकी बोन का साइज़, उनकी मसल्स का साइज़, सारे उनके ऑर्गन्स का साइज़, सबका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। अब ऐसा नहीं होता कि लाइफ में बाद में उनके बॉडी का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, उनकी हाइट डिक्रीज़ हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यही बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर। तो हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं? हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, परमानेंट इरिवर्सिबल। परमानेंट इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये अब हमेशा के लिए हो गया। इरिवर्सिबल, कभी पलटेगा नहीं। कोई बड़ा भी व्यक्ति बाद में छोटी हाइट का नहीं हो जाता। ठीक है, उसका मास कम नहीं हो जाता, उसके ऑर्गन्स जो पहले डेवलप हो गए वो अब छोटे नहीं हो पाएंगे। परमानेंट इरिवर्सिबल, इंक्रीज़ इन बॉडी मास। ठीक है, बॉडी के मास में परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज़ हो रहा है। अब बॉडी मास और बॉडी वेट को आप समझ लीजिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, बॉडी मास जो होता है वो आपका मैटर, आपकी बॉडी के अंदर कितना मैटर है उस सब का प्लस कर दो। मतलब आपके बॉडी में कितना मैटर है, यही होता है आपका बॉडी मास। बोन्स, मसल, सबको मिला के कितना वजन आ रहा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, कितना मैटर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बॉडी मास। और बॉडी वेट हो जाएगा आपका, बॉडी वेट ये हो जाएगा, ये रही अर्थ है ये, और ये रहे आप। अर्थ जो है आपको अपनी तरफ खींच रही है ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू। अगर ग्रेविटेशन फोर्स ना हो तो क्या होगा? आप जो उड़ जाओगे आसमान में, ऐसा ही होगा ना। तो अर्थ की पावर, ये किसी भी प्लेनेट की पावर, इसके में कितनी एनर्जी लगा रहा है, इसकी कितनी पावर है कि वो आपको अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ। उस एनर्जी को, उस पावर को क्या कहते हैं? उस एनर्जी को कहते हैं बॉडी वेट कहते हैं उसे। और ये होता है न्यूटन के अंदर। ठीक है, ये होता है किसमें? न्यूटन में इसको मेजर किया जाता है। और इसको मेजर किया जाता है केजी के अंदर से मेजर किया जाता है। ये कांस्टेंट रहता है। ये आप कहीं भी चले जाओगे तो आपका बॉडी का मास जो है कांस्टेंट रहेगा, कहीं भी चले जाओ। लेकिन जो आपका बॉडी का वेट होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल होगा। क्योंकि हर जगह पर, हर एक प्लैनेट की ग्रेविटेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, ग्रेविटी मार्स के ऊपर, मून के ऊपर, हर जगह अलग अलग होगी। इसी कारण से ये वेरिएबल होगा। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि बॉडी मास और बॉडी वेट क्या होता है। ठीक है,
तो ग्रोथ का पहला पॉइंट हमने जो लिखा वो यही है कि इंक्रीज़ और परमानेंट इंक्रीज़ इन बॉडी मास। ये क्या है? फाउंड इन ऑल लिविंग, फाउंड इन ऑल लिविंग, ऐसा सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ठीक है। डेड डो नॉट ग्रो, मरा हुआ कभी ग्रो नहीं करता, डेड डू नॉट ग्रो। ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रोथ की जो होती है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ मतलब कि ट्विन मतलब जुड़वा, 2 इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कैरेक्टर्स होंगी। पहली ये होएगी कि इंक्रीज़ इन बॉडी मास, ऐसा ही हुआ ना, इंक्रीज़ इन बॉडी मास, ये हमने लिख लिया था। दूसरा इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है। अब यहाँ पे 2 टर्म लिखी है, आपकी एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है। ठीक है। इंडिविजुअल्स, देखो हमने यहाँ पे लिखा इंक्रीज इन बॉडी मास, जो समझ गए कि आपका वेट पूरा बढ़ जाता है, आपकी बॉडी के सब ऑर्गन सब डेवलप हो जाते हैं, फुली ग्रोन मसल्स सब आ जाती हैं उसके अंदर, ये हमने समझ लिया था। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और सेल्स का मतलब ये है कि जब आपका मास बढ़ेगा तो आपकी सेल भी तो डिवाइड करेंगी, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, तभी तो आपका नंबर ऑफ सेल्स आपकी बॉडी में बढ़ रही है, तभी तो आप ग्रो किए। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल्स इसलिए लिखा है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे मैं बना दूँ आपको अमीबा बना दूँ यहाँ पे, तो अमीबा मैंने बना दिया, तो इसका जब ग्रोथ होगा तो ये बड़ा हो गया, ये ग्रो कर गया। अब ये ग्रो करेगा तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल है ये वाला, ये डिवाइड कर जाएगा, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड कर जाएगा और ये किस में बदल जाएंगे, ये दो अमीबा के अंदर डिवाइड होके आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ यहाँ पे ये हुआ कि 2 अमीबा बन गए, तो इंडिविजुअल्स 2 नए आ गए कि नहीं आ गए, इसीलिए यहाँ पे इंडिविजुअल्स लिखा है। इंडिविजुअल्स लिखा है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डिवाइड करेंगे तो वो न्यू इंडिविजुअल में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। हम लोग जो है डिवाइड करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर ही जो है रिपेयर होता रहेगा, हमारी जो कुछ चोट लगती है वो रिपेयर होता रहता है सेल डिवीजन के थ्रू, लेकिन इनके अंदर जो है न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे ना इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और सेल्स क्यों लिखा था। ओके, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे पढ़ते हैं ग्रोथ के अंदर ही ग्रोथ के अंदर हम देख लेते हैं प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ। ठीक है, प्लांट ग्रोथ देख लेते हैं और हम देख लेते हैं एनिमल ग्रोथ। ठीक है, दोनों के अंदर ग्रोथ में जो है डिफरेंस है, इसीलिए इसको देखना पड़ रहा है। प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ। प्लांट जो ग्रो करता है लाइफ टाइम ग्रो करता है। प्लांट क्या है? लाइफ टाइम ग्रो करता है, तो हम इसे क्या लिख लेंगे? इसकी ग्रोथ है कैसी? अनलिमिटेड ग्रोथ। कैसी ग्रोथ है? अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब ये है कि पूरी लाइफ होता रहेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ जो है वो ग्रो करेगा। ठीक है, लेकिन एनिमल्स में जैसे कि हम अपना ह्यूमंस को ही ले लें, डॉग को ले लें, किसी कैट को ले लें, तो हम देखेंगे कि वो एनिमल जो है ग्रो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही करता है, तो उसकी ग्रोथ कैसी होगी? लिमिटेड। पूरी ज़िंदगी तो हम बड़े होते ही नहीं रहते ना, लिमिटेड ग्रोथ होती है हमारी। और लिमिटेड ग्रोथ भी कब तक होती है? अप टू सर्टेन एज। एक एज के बाद कोई भी जानवर ग्रो नहीं करता है, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो ह्यूमन ही क्यों ना हो। दूसरा, इसकी जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज्ड जो है शब्द में जो लिख रही हूँ, इससे ही पता चल रहा है कि लोकलाइज से पता चल रहा है कि यहाँ पे लोकेशन होगी। लोकेशन का मतलब क्या है? लोकेशन का मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे होगी, तो इसकी लोकलाइज ग्रोथ का मतलब क्या है? टेक प्लेस एट मेरिस्टेमेटिक रीजन। टेक प्लेस एट मेरिस्टेमेटिक रीजन। टेक प्लेस एट मेरिस्टेमेटिक।
मेरिस्टेमेटिक रीजन। अब मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है? जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेम, जहाँ पे मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है वहीं पे होता है, टेक प्लेस एट मेरिस्टेमेटिक रीजन। अब मेरिस्टेम कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। पहली होती है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरी होती है इंटरकैलरी, और थर्ड होती है लेटरल। देखो अब इसको समझ लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये जो है प्लांट ग्रो करता है। सबसे पहले एपिकल, जैसे कि ये रहा शूट है, कोई टहनी है, इसके ऊपर का जो है ये वाला एरिया, जो ऊपर के एकदम कॉर्नर्स में जो प्रेजेंट होंगे उस पर मेरिस्टेमेटिक सेल होंगी। मेरिस्टेमेटिक सेल की खासियत होती है कि ये बहुत ही जल्दी डिवाइड करते हैं, इतनी जल्दी डिवाइड करते ग्रो हो जाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि पौधों की जो टहनियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, कॉर्नर से जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं। ठीक है, ऐसा रूट में भी होता है। रूट के अंदर उसके नीचे होंगे एपिकल मेरिस्टेम, तो नीचे भी रूट जो है ऐसे लाइफ टाइम जो है फैलती रहती है, ग्रो करती रहती है। आपने देखा होगा एक बैनियन का ट्री आप यहाँ पे लगाते हो, कुछ सालों बाद ऐसे ऐसे फैलता हुआ आपको मिल जाएगा, उसकी रूट्स एकदम बिखर जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया एपिकल। एपिकल का मतलब ये कि ऊपर होगा कुछ, तो एपिकल मेरिस्टेम मतलब एपिकल एरिया पे मेरिस्टेम प्रेजेंट है। इंटरकैलरी, आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना में देखो ऐसे ऐसे होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसे नोड कहते हैं। आप देखना गन्ना यहीं से ग्रो करता है, यहाँ पे कुछ मेरिस्टेमेटिक रीजन है, यहाँ की जो सेल्स होती है बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करती हैं और गन्ना यहीं से फिर फटाफट ग्रो कर जाता है। तो ठीक है, तो ये होगी इंटरकैलरी। अब लेटरल के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, आप जब कोई प्लांट लगाते हैं तो प्लांट ऐसा होता है, पतला सा होता है, लेकिन इसके साइड पे ये वाला जो रीजन है यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, जो फटाफट डिवाइड करते हैं और उस एक पौधे को 10 सालों में 20 सालों में ऐसा कर देते हैं, और पुराना जितना होगा वो उतना ही बड़ा होगा। पीपल का पेड़ तो पूरे पूरे मैदानों में फैल जाता है, और बैनियन का ट्री भी। ठीक है, तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक रीजन। लेकिन आपने ये देखो कि ये तो हमने देख लिया प्लांट की ग्रोथ ऐसे होती है, लेकिन आप एनिमल में देखिए, तो एनिमल में देखेंगे कि ग्रोथ एनिमल की ऐसे नहीं होती। आपने कभी ऐसा देखा कि आपका हाथ जो है एकदम बड़ा हो जाए, आपके पैर एकदम बड़े हो जाएं और आपका मुंह छोटा ही रहे? ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसीलिए यहाँ की जो ग्रोथ होती है डिफ्यूज्ड होती है। डिफ्यूज्ड का मतलब एक साथ होती है, सारी के सारे ऑर्गन्स ग्रो करते हैं और एक प्रोपोर्शन में ग्रो करते हैं, और उसके बाद फिर कभी नहीं ग्रो करते हैं। तो हमें ये भी पता चल गया प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ के बारे में। अब हम ग्रोथ में देखेंगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कैसे होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए यूनिसेलुलर लिखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से ग्रोथ होती है ये देखना है हमें, और हमें देखना है मल्टी सेलुलर में किस तरह से होती है। अब यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? पहला एग्जाम्पल तो इसमें लिख लीजिए अमीबा, दूसरा लिख लीजिए पैरामीशियम, ये सब प्रोटोजोन है, प्रोटोजोआ ही एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरा लिख लीजिए यूनिसेलुलर एल्गी। क्या लिख लीजिए? यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी में एग्जांपल्स बता देती हूँ मैं आपको। क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला, ये दोनों हैं, और भी हैं, पहले ये 2 लिख लीजिए। अब देखिए इसमें हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं, अमीबा को बनाते हैं। अमीबा को बनाया, अब इसकी ग्रोथ कैसे होगी? ये अमीबा है, ये और बड़ा हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, और इसके जो ये न्यूक्लिक जो इसका जेनेटिक मटेरियल है ये भी बड़ा हो जाएगा। बड़ा होते ही अब क्या होगा? ये फिर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और 2 अमीबा नए बना देगा। ऐसा ही करेगा ना ये। तो इसमें क्या हुआ? इसमें ग्रोथ तो हुई है, लेकिन साथ ही साथ ग्रोथ के साथ रिप्रोडक्शन भी हो गया है, न्यू इंडिविजुअल्स बन गए हैं। ग्रोथ तो हुआ, फिर रिप्रोडक्शन हो गया इसमें। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव। एक ही है यहाँ पे, आर इंक्लूसिव हेयर।
यहाँ पर एक ही है, या तो ग्रोथ हो, मान ग्रोथ कह दो या फिर रिप्रोडक्शन कह दो, एक ही बात होएगी। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन मल्टी सेलुलर के अंदर एग्जांपल्स तो देने की ज़रूरत ही नहीं है। मल्टी सेलुलर में तो आ जाएगा आपका फंजाई आ जाएंगे, मल्टी सेलुलर के अंदर तो ह्यूमंस आ जाएंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर लेके चलो जो याद रहे आपको, वो ह्यूमंस को ले लीजिए। मैमेलिया, एप्स, बर्ड्स भी आ जाएंगे इसमें, और रेप्टाइल सब आ जाएंगे इसमें। मल्टी सेलुलर के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर देखो क्या होता है। ह्यूमन को लेते हैं, ह्यूमन एक जाइगोट से शुरू करता है, एक जाइगोट होता है, ठीक है, और जाइगोट का फर्दर डिवीजन होता है, 8 सेल में डिवाइड होगा, 16 सेल में होगा, 32 सेल में होगा, 64 सेल में होगा, ब्लास्टोसिस्ट पूरा बन के तैयार हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट पूरा अंदर बनता रहेगा। अब फिर जब डिलीवर होगा तो वो क्या होता है? फीटस डिलीवर होता है। अब फीटस बड़ा होते होते चाइल्ड बन जाता है, और चाइल्ड बड़ा होते होते क्या बन जाएगा? एडल्ट बन जाता है। और फिर एडल्ट बनते हुए, एडल्ट बनने के बाद ये सारे प्रोसेस में क्या हुआ? आपके डिवीज़न होता गया है पूरी बॉडी के अंदर, और यहाँ पे क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है। पूरी बॉडी के अंदर डिवीज़न होता गया है और ग्रोथ हुआ है। अभी एडल्ट जो है ये बड़ा होकर क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। ये क्या करेगा? ये रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये प्रोसेस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर टोटली एक्सक्लूसिव प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस हैं, एक नहीं कहते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रोथ, यहाँ लिख सकते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? एक्सक्लूसिव प्रोसेस है। तो हमने ये लिख लिया। अब हम आगे फर्दर देखते हैं कि क्या नॉन लिविंग के अंदर ग्रो होती है, ये देखते हैं। चलिए इसे मैं रब कर देती हूँ। इंक भर के आती हूँ। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब इंक्रीज इन मास हो जाता है तो हमने कहा था ग्रोथ होता है। तो लिख लेते हैं इसे, इफ़ इंक्रीज इन मास इज़ ग्रोथ। अगर मैं कह रही हूँ कि वो ग्रोथ है तो देन नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग होता है, देन नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रो। तो हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं। कैसे? देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखिए नॉन लिविंग और यहाँ पे लिविंग। लिविंग के बारे में तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया है। नॉन लिविंग को देखते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिखिए माउंटेन्स, इसमें एग्जांपल लिखिए सैंड ड्यून्स। आपने देखा होगा रेत के टीले होते हैं, रेत के टीले ऐसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे धूल आके जमा हो रही है, पहले से टीला थोड़ा बना है, रेत आके यहाँ पे फैली हुई है रेत। अब ये रेत जो है आके इकट्ठा हो रही है, आके इकट्ठा हो रही है। तो इस टीले का साइज़ कैसा हो जाएगा? आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, इतना बड़ा साइज़ हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेत जो पड़ी हुई थी कोने कोने में वो और इकट्ठा हुई। हो सकता है ये और इकट्ठा होती रहे, और इकट्ठा होती है, ये और ही बड़ा हो जाए, और भी बड़ा हो सकता है ये, ठीक है, और भी बड़ा हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि जो रेत इसके ऊपर है वो फिर से निकल जाए, उतर जाए, तो ये ऐसे साइज़ में आ जाएगा। तो इसकी ग्रोथ, फिर भी यहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब बाहर से हर चीज़ हो रही है, बाहर से रेत आ रही है, बाहर से सब, बाहर से धक्का लग रहा है तो कुछ हो पा रहा है। ऐसे अगर हम माउंटेन्स को देखें तो आप देखेंगे माउंटेन का साइज़ जो है हर साल बढ़ता है और हर साल घटता रहता है, जब भी उसकी मेजरमेंट नई नहीं होती रहती है एवरेस्ट की। क्योंकि जो ऊपर की ग्लेशियर्स है माउंटेन के, एवरेस्ट के, वो जो ग्लेशियर है वो पिघलते रहते हैं, पिघल जाते हैं तो उसका साइज़ कम हो जाता है, ठीक है। और ऐसे जब बढ़ जाते हैं उसके ग्लेशियर्स पे, ग्लेशियर्स वहाँ पे आइस पिघली नहीं होती, जमी रहती है, तब उसका साइज़ हमें बड़ा दिखता है। ऐसे ही अरावली के भी जो माउंटेन्स हैं उनके साथ भी यही हुआ, उनकी मिट्टी जब खिसकती गई तो आज वो पहाड़ काफ़ी छोटे हो गए। पहले उसकी मिट्टी काफ़ी हुआ करती थी ऊँची, तो वो ऊँचे पहाड़ हुआ करते थे। तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये इसकी ग्रोथ कैसी है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। कैसी ग्रोथ है ये? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, हम ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप लिविंग का देखें तो लिविंग के अंदर ग्रोथ कैसी होती है? इंट्रिंसिक होती है, क्योंकि हमारी जो सेल्स होती है वो अंदर से ही ग्रो करती हैं,
हम अंदर से बड़े होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि आज बड़े हुए कल छोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक पर सेल अंदर 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 ग्रो करती है और हम होती है, इसीलिए ये कह सकते हैं यहाँ पे इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, ठीक है। दूसरा हम लिविंग में ये भी कह सकते हैं दूसरे पॉइंट में, ये इरिवर्सिबल है, मतलब हम एक बार बड़े हो गए तो हम दोबारा छोटे नहीं होंगे। यहाँ पे इरिवर्सिबल ग्रोथ है। और ये वाली जो चीज़ है ये वापस भी तो हो सकती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ये रिवर्सिबल ग्रोथ भी है, यहाँ पे रिवर्सिबल भी होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं ये देखते हैं। मैंने आपको कहा था डिफाइनिंग फीचर के अंदर कि डिफाइनिंग फीचर वही होगा लिविंग का जो हर एक लिविंग में होता हो और हर एक नॉन लिविंग में एब्सेंट होता हो। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ देखा कि लिविंग में तो हो रहा है लेकिन ये नॉन लिविंग में भी हो रहा है, इसी कारण से हम इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉन लिविंग along with living, so it is not a defining feature of living। तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो आज अपने ग्रोथ का जो है ये पॉइंट कंप्लीट किया। छोटे ही वीडियो रखने की कोशिश करूँगी मैं, इसीलिए आज एक ही पॉइंट लिया ग्रोथ, कल हम दूसरा पॉइंट लेंगे। ऐसे ही करते हैं हम, जितनी भी क्लासेस में धीरे धीरे कंप्लीट होगा चैप्टर करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।